हे गाइस, वेलकम वंस अगेन ऑन YET योर इंग्लिश ट्यूटर। आज सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल को हम डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ है ये किसानों के आंदोलन पे, फार्मर एजिटेशन पे। अच्छा लिखा हुआ है। आज मैं आपसे कई सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, नई वाली, नए ग्रामर कॉन्सेप्ट, पुराने ग्रामर कॉन्सेप्ट्स, पर जो आप मेरे साथ सीखोगे ना इस क्लास में, वो आपको अप्लाई करना है इस क्विज़ पे। 100% बेनिफिट उठाना चाहते हो इस क्लास का, तो इसमें पेन और नोटबुक को अपने पास में रखें। आप जो सीखें उसको नोट डाउन करें और लास्ट में इस क्विज़ पे अप्लाई करें। अभी भी कोशिश करके देखें आप, लास्ट में तो मैं आपको लाइव करवाने वाला हूँ इस क्विज़ का सॉल्यूशन। शुरू करें। सबसे अच्छा तरीका यही होता है, किसी चीज़ को फोकस से सीखो और हाथ के हाथ उस पर क्विज़ दे डालो, ताकि आपको मालूम चले आपने उसको कितना सीखा। चलिए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा रीपिंग द व्हर्लविंड। बहुत ही भारी भारी वर्ड्स आए हैं इसमें, है ना। पहले रीप का मतलब देखो, हिंदी बोलते हैं फसल काटना, ऑब्टेन करना, गार्नर करना, या किसी चीज़ को इकट्ठा करना, गैदर करना, डिराइव करना बोल दो इसको। तो रीप का मतलब होता है काटना। अच्छा, व्हर्लविंड का मतलब क्या होता है? वर्ल मतलब गोल, विंड मतलब हवा। हिंदी बोलते हैं बवंडर, साइक्लोन, हरिकेन, विली विली, टाइफून, टॉर्नेडो। सारे सिनोनिम लिख डाले मैंने इसके, जो चक्रवात के, बवंडर के होते हैं। तो कह रहा है बवंडर को काटना। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। आप इसको लिटरली नहीं समझ पाओगे, क्योंकि एक ईडियम है इंग्लिश में, और बहुत पुरानी ईडियम है, बाइबल से ली हुई है, आजकल यूज कम होती है। ईडियम का क्या नाम है समझो। सॉ द विंड रीप द व्हर्लविंड। हिंदी बोलोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आप सॉ करते हो, अगर बोते हो हवा में, जमीन की जगह आप हवा में बोओगे ना, तो सामने से आपको फसल की जगह बवंडर मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जमीन में बोआ तो पौधा निकला, हवा में बो दिया तो बवंडर निकला। तो कह रहा है जैसा करा वैसा ही भरा। अब किसकी बात कर रहा है? कह रहा है ऑन फार्मर प्रोटेस्ट। बात हो रही है किसानों के धरने की। समझ गए ना? कह रहा है आपने कुछ गलत काम किया था, इसीलिए किसान आज सामने खड़े हैं आपके, धरना प्रदर्शन करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके टाइटल पैराग्राफ से जानेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है फार्मर्स नीड मोर देन वर्बल एश्योरेंसेस ऑन कंटिन्यूएंस ऑफ MSP गारंटीड प्रोक्योरमेंट। कह रहे फार्मर्स जो है ना, हमारे किसान हैं, उनको ज़रूरत है नीड, सब्जेक्ट है किसान, वर्ब है नीड। उनको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा की, या से ज़्यादा की। और किससे ज़्यादा की? वर्बल एश्योरेंस की। वर्बल वो चीज़ है जो वर्ड्स में हो, एश्योरेंस होता है भरोसा। तो उनको शब्दों का भरोसा नहीं चाहिए, वर्बल एश्योरेंस नहीं चाहिए उनको, उससे कुछ ज़्यादा चाहिए। अच्छा, वर्बल एश्योरेंस किस चीज़ का? कंटिन्यूएंस का, MSP के, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के जारी रहने का। आप उनसे कह रहे हो कि MSP जारी रहेगा, इन बातों से, इन वर्ड से कुछ ज़्यादा किसानों को चाहिए। अच्छा, और किस बात से? गारंटीड प्रोक्योरमेंट से। जो आप किसानों से फसल खरीदते हो, प्रोक्योर करते हो, बाय करते हो, उसकी जो गारंटी देते हो, कह रहे उससे भी ज़्यादा उनको कुछ चाहिए। समझ गए ना? तो कह रहे बातों से काम नहीं चलेगा। आप उनको कह रहे हो कि MSP चलता रहेगा, आपसे हम प्रोक्योर करते रहेंगे, तो कह रहे वर्बल एश्योरेंस नहीं चाहिए उनको तो लॉ की फॉर्म में चाहिए, दोनों की दोनों चीज़ें वापस। अब मैं आपको कहानी तो आगे बताऊंगा किस बारे में लिखा हुआ है, क्या वर्बल एश्योरेंस है, MSP क्या होता है। उससे पहले सेंटेंस में इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लें आप, है ना। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को बाय करना या परचेज करना, खरीदना। कंटिन्यूएंस होता है किसी चीज़ का जारी रहना। सब्जेक्ट आपका फार्मर, वर्ब आपकी नीड। अगर आपने ये सब्जेक्ट वर्ब नहीं पकड़ा तो ये सेंटेंस आपको बिलोंग नहीं करता है। इसलिए सब्जेक्ट वर्ब को खास ध्यान देना है आपको। पूरे एडिटोरियल में ब्लू और पिंक कलर में, एक्वा ब्लू और पिंक कलर में एडिटोरियल का सब्जेक्ट वर्ब मार्क्ड है हर सेंटेंस का। मैं इस एक्सरसाइज को टाइम निकाल के करता हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता है, लेकिन मुझे पता है ये टीचिंग तब तक अधूरी है और आपका सीखना तब तक अधूरा है जब तक आप सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब नहीं पकड़ पा रहे हो। तो मैं इस एक्सरसाइज पे हर रोज़ आपको स्पेशल फोकस देने के लिए कहता हूँ। ज़रूर से दें, अपना भला करें। शुरू करूँगा एक समरी के साथ, बट उससे पहले अगर आप नए आए हो चैनल पे, या आपको समझ नहीं आता आपको शुरू कहाँ से करना है, तो आपको शुरू करना है ग्रामर कोर्स से। ग्रामर कोर्स से अगर आप शुरू करोगे, सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, इंग्लिश के अंदर आपकी स्ट्रगल कम हो जाएगी। ये ग्रामर कोर्स एक पेड कोर्स है, जो कि चैनल के होम पेज पे रखा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। पेड कोर्स इसलिए है क्योंकि ये पेड कोर्स वाला ही कंटेंट है। फ्री इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आप में से बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लेना पेड कोर्स किसी का भी, लास्ट में आप यहीं पे आओगे।
मुझे पता है इसमें क्या कंटेंट रखा है। तो आज से ही जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, खासकर वो लोग आज से ही इस कोर्स को चलाना शुरू कर दें। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 2 वीक में आप पूरा कर सकते हैं। अगर आप में लगन है तो अपनी ज़िंदगी बदल देंगे इंग्लिश में, एज फार एज इंग्लिश इज़ कंसर्न्ड। चलिए आगे बढ़े। इसी के नीचे प्रीमियम कंटेंट की वीडियो है। अब ये पेड वाली है ना। फीस मैंने ना के बराबर रखी है, 29 रुपये, 59 रुपये। इनके अंदर आपको प्रीमियम कंटेंट मिलता है बैंकिंग और एसएससी का, एग्जाम्स में क्या टेक्निक आपकी होनी चाहिए। आप इसके लिए मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पे जा करके आप जैसे प्रेस करेंगे एक वीडियो प्ले होगी, आपको मालूम चलेगा कैसे ज्वाइन करना है। साथ में एक और चीज़ है ना, अब से मैं फुल पेपर लेने वाला हूँ बैंक का, एसएससी का। फुल पेपर 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी लगे सॉल्यूशन के साथ। इसी तरीके से हम इसमें आगे चलेंगे। चलिए शुरू करें। समरी ये है, फार्मर्स आ गए हैं सड़क पे। क्यों आए हैं? क्योंकि फार्म लॉ आए हैं, तीन किसानों के नए कानून आए हैं जो उनको पसंद नहीं आए। अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है उन कानूनों में हो सकता है कोई भी खराबी ना हो सकता है वो कानून किसान के भले के हों, लेकिन जिस तरीके से आपने उन कानूनों को बनाया और जिस तरीके से अभी भी आप किसानों को ट्रीट कर रहे हो, वो तरीके से आप किसानों के साथ अपना कभी भी समझौता नहीं करवा पाओगे। कह रहा अगर आपको उनको समझाना है ना कि ये फार्म लॉज उनके काम के हैं, तो अपनी अकड़ छोड़ो। सरकार से कह रहा है उनसे अच्छे से बात करो और किसी भी लॉ को लाने से पहले सबसे बातचीत करके उस लॉ को लाया जाए। चुपचाप गुपे चुपे और जल्दबाजी में जब लॉ पास करते हो तभी बाद में इस तरह के धरने प्रदर्शन होते हैं। समझ गए ना। तो ये इसकी समरी है। नसीहत दे रहा है सरकार को, एडवाइजिंग इसकी टोन है। डालें समरी को कमेंट सेक्शन में लिख करके, आपकी इंग्लिश बेहतर होगी। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा फार्मर्स ऑफ इंडिया हैव फेल्ट एक्सप्लॉइटेड फॉर लॉन्ग। कह रहे इंडिया के फार्मर्स ने, भारत के किसानों ने फील किया है ठगा हुआ बहुत लंबे वक्त तक। एक्सप्लॉइटेड का मतलब होता है जब किसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाए, है ना, शोषण किया जाए। तो भारत के किसान अपने आप को फील करते आ रहे हैं कि हमारा शोषण हो रहा है और बड़े लंबे वक्त से। एक्सप्लॉइटेड वर्ड पे मैं आपका ध्यान खींचूंगा। देखो इतना जानना आज कल के टाइम में एडिक्वेट नहीं है कि एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना। एक्सप्लॉइट के बहुत सारे मतलब होते हैं। जब इसका वो वाला मीनिंग आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा जो आपको नहीं पता ना, तब आपको मालूम चलेगा वोकैबुलरी का मोल। अब एक्सप्लॉइट वर्ड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये वर्ब भी है और एक नाउन भी है। वर्ब फॉर्म में होता है किसी का फ़ायदा उठाना, टू टेक एडवांटेज ऑफ समवन। लेकिन नाउन फॉर्म में एक्सप्लॉइट का मतलब होता है एक कारनामा। अ ब्रेव और एक्साइटिंग एक्ट इज कॉल्ड एन एक्सप्लॉइट। लेकिन हमेशा और हमेशा एस लगा करके प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, नाउन फॉर्म में। समझ गए ना। फॉर एग्जाम्पल के साथ देखो, मोस्ट मल्टीनेशनल्स एक्सप्लॉइट देयर एम्प्लॉयज़। ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियां शोषण करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ का। यहाँ पे एक्सप्लॉइट एक मेन वर्ब है ना। तो शोषण करने की बात होगी, टू टेक एडवांटेज ऑफ समवन। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, हिस्ट्री विल नेवर फॉरगेट द ब्रेव एक्सप्लॉइट्स ऑफ रोमन स्लेव नेम्ड स्पार्टाकस। हिस्ट्री कभी नहीं भूलेगी, इतिहास कभी भी नहीं भूलने वाला बहादुरी भरे कारनामों को, और किसके, इस रोमन दास के स्लेव के, जिसका नाम था स्पार्टाकस। तो स्पार्टाकस नाम का जो लड़ाक था, रोमन स्लेव था, उसके बहादुरी भरे एक्सप्लॉइट्स को, कारनामों को हिस्ट्री कभी नहीं भूलेगी। अब आप सोच रहे होंगे सर ये वाला मीनिंग मैंने कभी नहीं सुना। इसलिए नहीं सुना आपने क्योंकि आपने डिक्शनरी नहीं खोली, है ना। तो इस वाले ऐसे हर वर्ड के 2 या 3 मीनिंग्स होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब एक टास्क देता हूँ आपको छोटा सा। अब जो सीखा है उसको आप अप्लाई करो। कैसे करना है? एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है जिसमें मैंने एक्सप्लॉइट को मेन वर्ब और नाउन दोनों फॉर्म में यूज़ किया है। द मैन एक्सप्लॉइटेड द स्टोरीज ऑफ हिज एक्सप्लॉइट्स टू विन लॉरल्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। विन लॉरल का मतलब होता है किसी की वाहवाही लूटना। इस सेंटेंस को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसा करेंगे? समझ गए ना। मैंने मीनिंग बता दिया आपको एक्सप्लॉइट वर्ड का, दोनों ही वर्ड मैंने इस सेंटेंस में यूज भी कर दिए। अब मुझे आप बताओ आप कितना समझ पाते हो, इसके दोनों मीनिंग को कैसे लगा के सेंटेंस का पूरा ट्रांसलेशन करोगे? डालो कमेंट सेक्शन में, चेक करूंगा, गलत होगा तो बता दूंगा। चलो आगे बढ़े। Here are the reforms that the center brought in apparently to make the agriculture sector more efficient and lucrative in the form of 3 ordinances in June have had the effect of upsetting large sections of them further। कह रहा है जो रिफॉर्म्स आए हैं, जो सुधार आए हैं, और कौन से सुधार? जिनको सेंटर ने ब्रॉट इन किया, जिनको सेंटर ने इंट्रोड्यूस किया। ब्रॉट इन करना मतलब ब्रिंग इन की सेकंड फॉर्म है किसी चीज़ को लाना, इंट्रोड्यूस करना। कह रहे उन सुधारों को जिनको जो है हमारा सेंटर लेकर के आया,
और क्यों लाया भाई? कह रहे जाहिर तौर पे अपेरेंटली मेक करने के लिए, बनाने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को, कृषि के क्षेत्र को और ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा कुशल, मोर एफिशिएंट, और क्या, और लुक्रेटिव। लुक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, है ना, अट्रैक्टिव हो, जो जिसमें बहुत पैसा हो। कह रहे जिनको जाहिर तौर पे हमारा सेंटर लेके आया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए और ज़्यादा लुक्रेटिव बनाया जाए। अच्छा कैसे? ये लाया था इन द फॉर्म ऑफ के रूप में 3 अध्यादेशों के, 3 ऑर्डिनेंसेस के, और ये लाया था इनको जून में। समझ गए ना? कह रहे ये जो रिफॉर्म्स है ना, जिनको सेंटर ऐसे लाया है, इनका रहा है हैव हैड, इनका रहा है इफेक्ट, असर। और कैसा असर? अपसेट करने का बहुत बड़े वर्ग को, सेक्शन को, इन किसानों के, देम और आगे फर्दर। सेंटेंस को अगर ब्रेक नहीं किया, सब्जेक्ट वर्ब नहीं पकड़ा, तो आपको कभी नहीं पता लगेगा कि रिफॉर्म्स की वर्ब यहाँ पड़ी है। समझ रहे हो मेरी बात को? एक बार रिपीट कर देता हूँ, बहुत सिंपल सेंटेंस है। वो सुधार जो सेंटर लेकर के आया, जाहिर तौर पे लाया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को और एफिशिएंट बनाए और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाए, और लाया था रूप में 3 ऑर्डिनेंसेस के, 3 अध्यादेशों के जून के अंदर। कह रहे ये रिफॉर्म्स का हैव हैड, इनका रहा है इफेक्ट, वो वाला असर जो है अपसेट करने का बहुत बड़े वर्ग को, इन किसानों के, देम, इन किसानों के, और आगे फर्दर। समझ गए? अब आ जाओ देखने वाली चीज़ें। हैव हैड, हैड हैड और हैड हैड, हैव, हैज़ और हैड के बाद में हैड, इस पे मैंने अलग से वीडियो की हुई है। अब मैं इसको बीच में घुसाऊंगा ना तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप एक काम कर लेना, यहाँ पे वीडियो डाल देता हूँ, वहाँ से देख लेना, 5 मिनट की वीडियो है। लेकिन मैं आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूँ इस पे एरर कहाँ बनती है। शी हैज़ मनी, उसके पास पैसा है। अगर मैं यहाँ पे हैज़ के बाद में हैड लगा दूँ, यहाँ पे क्या मतलब बन जाएगा? उसके पास पैसा रहा है, आज से नहीं है, पुराना पैसा है। समझ गए ना? यही मतलब बताते हैं हैज़ हैज़, हैव हैड और हैड हैड, इनका यही मतलब होता है। एरर कहाँ बनती है? आप चाहे यहाँ हैज़ लगा लो, चाहे हैव लगा लो, चाहे हैड लगा लो, बाद में हमेशा हैड आएगा। यहाँ पे हैज़ के बाद हैव नहीं आ सकता। समझ गए ना? यहाँ पे हैज़ के बाद हैज़ नहीं आ सकता। तो एरर यही बनती है, यहाँ पे बाद वाली जगह आप हमेशा हैड देखेंगे। अब वीडियो देख लेना, अच्छे से समझाया हुआ क्या करना, और वैसे भी ग्रामर सीरीज़ का पार्ट ही है वो वाली वीडियो, है ना, वीडियो नंबर 7 ग्रामर सीरीज़ की। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे पार्लियामेंट पास्ड देम इनटू एक्ट्स इन सितंबर। ये देखो अध्यादेश बन के आए थे पहले। अध्यादेश का मतलब क्या होता है? थोड़े टाइम के लिए बना हुआ कानून। कह रहे पार्लियामेंट ने इन कानूनों को, इन अस्थायी कानूनों को, टेम्परेरी लॉज को पास कर दिया एक्ट के अंदर, सितंबर के अंदर। तो सितंबर में पार्लियामेंट ने इनको पक्का भी बना दिया। कह रहे मोर देन 500 फार्मर्स यूनियंस आर नाउ ऑन पैथ ऑफ एजिटेशन। कह रहे से ज़्यादा, मोर देन, और भाई किससे ज़्यादा? 500 किसानों यूनियनों से ज़्यादा। कह रहा है वो सब के सब वो रास्ते पे हैं एजिटेशन के, सब के सब रास्ते पे हैं एक धरने प्रदर्शन के। एजिटेशन आप जानते हैं, प्रोटेस्ट, अनरेस्ट, टर्मोइल, टर्बुलेंस, अपहेवल। अपहेवल को ध्यान से देखना, अच्छा एक वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ में डिस्टर्बेंस, है ना, धरना, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, है ना। तो एजिटेशन के रास्ते पे 500 यूनियन आज की डेट में। चलो आगे बढ़े। कह रहे थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स from the neighboring states stopped by police on their way to Delhi are camping at several points around the national capital। कह रहे हजारों किसान, थाउजेंड ऑफ फार्मर्स, और कहाँ से? आसपास की स्टेट से, है ना, नेबर वाली स्टेट से, पड़ोस की स्टेटों से, जो रोक भी दी गए हैं पुलिस के द्वारा उनके रास्ते में, जो रास्ता था दिल्ली का। कह रहा है ऐसे हजारों किसानों को जिनको पुलिस ने उनके रास्ते में रोक दिया है, दिल्ली जाने से रोक दिया है। कह रहा है वो कैंप कर रहे हैं बहुत सारे पॉइंट्स पे दिल्ली नेशनल कैपिटल के आजू बाजू। तो दिल्ली के आजू बाजू बहुत सारे किसान जो हैं कैंप कर रहे हैं, जो कि उनका रास्ता रोक दिया गया है। समझ गए? सब्जेक्ट वर्ब पकड़ रहे हो, बहुत सिंपल है, थाउजेंड ऑफ फार्मर्स, वर्ब है आर कैंपिंग। कह रहे दे हैव रिफ्यूज्ड टू मूव टू अ डेजिग्नेटेड साइट, अ कंडीशन सेट बाय द सेंटर फॉर टॉक्स। कह रहे उन्होंने मना भी कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने कह दिया हम नहीं करेंगे। अच्छा क्या काम? मूव करना, शिफ्ट होना एक डेजिग्नेटेड साइट पे, एक खास जगह पे। डेजिग्नेटेड का मतलब क्या है? इसको डेजिग्नेट किया गया, इसको खास बनाया गया है ना। तो इन्होंने एक खास जगह पे जाने से मना कर दिया है। कह रहे ये एक ऐसी कंडीशन भी है जिसको सेट किया गया है सेंटर के द्वारा बातचीत करने के लिए। तो सेंटर ने बोला भाई यहाँ से हट जाओ जहाँ तुम बैठे हो, इस जगह पे आ जाओ जहाँ हम तुम्हें बुला रहे हैं, अगर तुम आओगे तो बात करेंगे, नहीं आओ तो बैठे रहो। समझ गए ना? इन्होंने बोला कराओ अपनी ऐसी तैसी, हम तो यहीं बैठे हैं, बात करनी है तो यहीं आकर के करो। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे द सेंटर हैज़ एग्रेवेटेड इट्स ओरिजिनल मिस्टेक ऑफ रशिंग थ्रू दीज लॉज विदाउट वाइल्ड कंसल्टेशन एंड पॉलिटिकल कंसेंसस बाय टेकिंग ए कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रिटिक्स।
कह रहा हमारे सेंटर ने एग्रावेट कर दिया है। एग्रावेट का भी पोस्टमार्टम मैं करूँगा, रुक जाओ। अभी इसका मतलब समझो चिढ़ा देना, है ना, या चीज़ों को ख़राब बना देना। कह रहा सेंटर ने ख़राब बना दिया है, एग्रावेट कर दिया है अपनी पुरानी मिस्टेक को, अपनी पहले वाली मिस्टेक को। अब कैसे ख़राब बनाया भाई? रश थ्रू करके। ये मिस्टेक कौन सी है? रश थ्रू करने वाली है, जल्दबाजी में काम करने वाली है इन लॉज को, है ना, जल्दबाजी में इन लॉज को बनाने की है। और कैसे? बिना वाइड कंसल्टेशन के, बिना सबसे बातचीत किए और बिना पॉलिटिकल कंसेंसस के, बिना पॉलिटिकली सबसे सहमति किए। और कैसे? ले करके कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड को अपने क्रिटिक्स के खिलाफ। तो पहले तो सेंटर क्या करता है, एक ऐसा लॉ बनाता है जिसमें वो किसी से बात नहीं करता है, सारी जो पार्टियां हैं उनको बुलाता नहीं है, जो पार्टियां उस लॉ से जुड़ी हैं, है ना, ऐसे लॉ को एक रश थ्रू करता है। तो कह रहा है एक मिस्टेक तो ओरिजिनली सेंटर ने ये की, अब कह रहा सेंटर ने इस मिस्टेक को और ख़राब बना दिया। और कैसे? जो लोग क्रिटिक्स हैं ना सेंटर के, जो आलोचना कर रहे हैं सेंटर की, उनके लिए कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड दिखा के, है ना, उनके लिए गलत बातें बोल के, उनके लिए नीचा वाला एटीट्यूड, एरोगेंट एटीट्यूड दिखा करके अपनी मिस्टेक को और ख़राब कर रहा है। तो कह रहा है गलती करने पे आदमी झुकता है, ना कि गलती करने पे आदमी सीना चौड़ा करता है। समझ गए ना क्या कहना चाह रहे हैं? अब इसमें देखने वाले वर्ड्स देख लेते हैं अपने। कॉन्डिसेंडिंग होता है एरोगेंट, लॉफ्टी, हाई हैंडेड, पैट्रोनाइजिंग, जिसमें बहुत सारा घमंड हो, है ना। कॉन्डिसेंडिंग होता है घमंड भरा। घमंड के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है वैनिटी, वैनिटी। और एक और बढ़िया वर्ड है ह्यूब्रिस। जब मैं आपको बढ़िया वर्ड बोलूँ ना, उस वर्ड को ज़रूर नोट करना। वो वर्ड आपके एसएससी बैंक से एग्जाम में पूछा होगा। मेरा काम यही है सारा दिन न्यूज़पेपर्स को, पास्ट ईयर जो है आपके क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना। बहुत सारी मैं वीडियोस बनाता हूँ जो अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में जाती हैं, है ना। तो मेरा काम यही होता है। तो मैं अच्छे वर्ड वहाँ से नोट करता रहता हूँ और आपको बताता हूँ। तो वैनिटी, ह्यूब्रिस ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं। दोनों का मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड या बहुत सारा घमंड। एग्रावेट का पोस्टमार्टम करते हैं। देखो, आपने आज तक एग्रावेट का मीनिंग पढ़ा है किसी मामले को खराब बनाना, लेकिन एग्रावेट का एक और मीनिंग भी होता है किसी को चिढ़ाना। समझ गए ना? किसी मामले को खराब बनाने के लिए भी एग्रावेट और किसी को चिढ़ाने के लिए भी एग्रावेट, दोनों ही मीनिंग एग्रावेट नाम की वर्ब रखती है। चलो आगे बढ़े। कह रहा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन संडे दैट फार्मर्स स्टूड टू बेनिफिट फ्रॉम द न्यू मेजर्स एंड दिस मे वेल बी ट्रू। कह रहा मोदी साहब ने संडे को कहा, मोदी साहब ने संडे को ये कह दिया कि फार्मर्स स्टूड टू बेनिफिट होते हैं। देखिए, जब आप स्टूड टू होते हैं ना किसी काम के लिए, तो आप उस काम के लिए एलिजिबल होते हैं, है ना, उस काम के लिए योग्य होते हैं। मोदी साहब ने बोला कि फार्मर्स योग्य हैं बेनिफिट लेने के। फार्मर्स को तो बेनिफिट मिलेगा, और किन से भाई? इन नए कदमों से। और कह रहे हैं ये जो बात है ना, हो सकता है बिल्कुल सही भी हो। एडिटोरियल हमारा कह रहा है हो सकता है मोदी साहब की बात बिल्कुल 100% सही भी हो। समझ गए सेंटेंस को? स्टूड टू वाली स्ट्रक्चर मैंने आज डाली नहीं अलग से, फिर कभी बता दूंगा। इसका मतलब होता है व्हेन यू स्टैंड टू समथिंग ना, उस काम के लिए आप जो है योग्य हो गए हैं, एलिजिबल हो गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे द ट्रबल इज दैट मोस्ट फार्मर्स आर नॉट कन्विंस्ड बाय assurances and fear that their precarity will increase as a result of the changes। कह रहे ट्रबल ये है, सारी परेशानी ये है कि ज़्यादातर किसान जो है ना वो कन्विंस नहीं हो रहे। मोदी जी ने तो कह दिया मन की बात में, लेकिन किसान नहीं मान रहे, किसान कन्विंस नहीं है इनके इस भरोसे से, इनके इन वादों से, है ना। और यही किसान फियर भी कर रहे हैं, यही किसान डर भी रहे हैं कि उनकी जो प्रिकैरिटी है, उनकी जो अनिश्चितता है ना, वो इंक्रीज होगी, बढ़ जाएगी एक नतीजे के तौर पे एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस, है ना, एक नतीजे के तौर पे इन चेंजेस के। तो किसान क्या मान रहे हैं कि जो बात बीजेपी या सेंटर कह रहा है या मोदी जी कह रहे हैं उस बात में दम नहीं है। हमारी अनिश्चितता, हमारी प्रिकैरिटी आज के टाइम जो है उससे आगे हो जाएगी, कल बढ़ेगी, और हमें डर लग रहा है इन बातों का, इन सारे के सारे नए लॉज का। समझ गए सेंटेंस को? पहले मैं वर्ड्स बताता हूँ, फिर ग्रामर कॉन्सेप्ट करवाऊंगा इसमें। पहले एक सवाल करता हूँ आपसे। मोस्ट से पहले आप द देखते हो ना, द मोस्ट। शालिनी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई कॉलेज। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई कॉलेज, द है ना, द। तो यहाँ पे द कहाँ चला गया? आप पहले सोचो, उतने देर में आपको वोकैबुलरी कराता हूँ सेंटेंस की, है ना। पहले सोच के मुझे बताओ द कहाँ गया। अब देखो प्रिकैरिटी क्या होती है। प्रिकैरिटी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। आपने प्रिकेरियस नाम का एक वर्ड सुना होगा। प्रिकेरियस वर्ड जो होता है एडजेक्टिव होता है, उसका नॉन फॉर्म होता है प्रिकेरियसनेस, और प्रिकेरियसनेस का एक और फॉर्म भी होता है प्रिकैरिटी। प्रिकेरियस का मतलब होता है बहुत ही खराब दशा।
अगर कोई चीज़ प्रिकेरियस है तो उसको पता नहीं है मेरे साथ कल क्या होगा, तो प्रिकेरिटी उसका नाउन फॉर्म है, मतलब कल क्या होगा ऐसी ना पता होने की अवस्था, अनसर्टेनिटी। अब आ जाओ इस पे मोस्ट पे, ध्यान से देखना, एक बार में समझ जाओगे। मोस्ट है ना वो एक नहीं दो वर्ड्स हैं अलग अलग। मोस्ट द के बिना भी आता है और मोस्ट मोस्ट जो है द के साथ भी आता है। अगर द के साथ में आए द मोस्ट, इसका मतलब होगा सबसे ज़्यादा। अगर द के बिना आए मोस्ट, ये एक एडजेक्टिव होगा, इसका मतलब होगा ज़्यादातर। अब एडजेक्टिव एडवर्ब में नहीं घुसेंगे, वो शाम को अपने ग्रामर सीरीज में करेंगे। अभी यूँ समझ लो, जब ये बिना द के आता है इसका मतलब होता है ज़्यादातर, और द के साथ आता है तब इसका मतलब होता है सबसे ज़्यादा। अब इसको अपने अप्लाई करेंगे दोनों सेंटेंसेज में ऊपर। माई लास्ट गोवा ट्रिप वॉज वन ऑफ मोस्ट एक्साइटिंग ट्रिप्स आई हैड सो फार। मेरी गोवा की आखिरी ट्रिप, लास्ट ट्रिप जो थी, मेरी सबसे एक्साइटिंग ट्रिप में से एक थी, है ना। मैं जहाँ जहाँ आज तक जितनी बार भी गया उनमें जहाँ जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया ना, उनमें से एक गोवा की ट्रिप थी। समझ गए। अब देखो सबसे ज़्यादा, द मोस्ट एक्साइटिंग ट्रिप्स, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरी अभी तक की सबसे एक्साइटिंग ट्रिप्स में से एक थी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाला मीनिंग आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे द लगाना चाहिए। मैं इसको ग्रामर के जरिए भी समझा सकता हूँ, लेकिन ग्रामर यहाँ करवाने लगूंगा तो बहुत लोगों को सेंटेंस ब्रेकिंग नहीं आती, तो अपने वो ग्रामर सीरीज में करेंगे, है ना। यहाँ पे मैं वैसे ही समझा रहा हूँ आपको। अगर सबसे ज़्यादा का मीनिंग आए तब द लगा देना। अगला सेंटेंस देखो, आफ्टर द मैच द मोस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स स्टार्टेड पार्टिंग। मैच पूरा होते ही ज़्यादातर टीम मेंबर्स ने पार्टी करना स्टार्ट कर दिया। मान लो 13 मेंबर्स थे तो 13 में से 9 पार्टी कर रहे थे। समझ गए ना, सबसे ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर। ज़्यादातर तो सबसे ज़्यादा तो हो भी नहीं सकते टीम मेंबर्स, ज़्यादातर ही हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे मोस्ट के आगे का द बिना बात का है, निकाल दो। आफ्टर द मैच मोस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स स्टार्टेड पार्टिंग। इसकी एक छोटी सी ट्रिक यही है, अगर सीधे सीधे उसके बाद में क्या पढ़ाओ, एक नाउन पढ़ाओ। नाउन पढ़ा हो तो मोस्ट के पहले द मत लगाना, अगर नाउन ना पढ़ाओ तो द लगा सकते हो। अब यहाँ देखो, मोस्ट के बाद में फार्मर आ रहा है, एक नाउन है, तो मोस्ट के आगे द नहीं आया। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक दो बार देखोगे, बार बार रिवाइज करोगे, हो जाएगा। कह रहा फार्मर लीडर्स हैव पॉइंटेड आउट दैट द सेंटर हैज रिफ्यूज्ड टू एड्रेस देयर स्पेसिफिक कंसर्न्स रिगार्डिंग द न्यू लॉज which they are concerned will render them helpless in the face of exploitative market forces। कह रहे फार्मर के लीडर्स ने, किसानों के नेताओं ने पॉइंट आउट कर दिया है, इस चीज़ की तरफ इशारा कर दिया है। अच्छा वो चीज़ कौन सी है कि सेंटर ने रिफ्यूज़ कर दिया है, सेंटर ने मना कर दिया है। अच्छा क्या मना किया भाई, कि वो एड्रेस करेगा, सुनेगा, संबोधित करेगा किनको, उनके खास कंसर्न्स को, उनके स्पेसिफिक चिंताओं को। किसके लिए थी ये, थी रिगार्डिंग नए लॉज के लिए, नए कानूनों के लिए। अच्छा कौन से कानून है, जो कि विच दे आर कंसर्न, वो कंसर्न है, फार्मर चिंतित हैं कि रेंडर कर देंगे, विल रेंडर बना देंगे इन लोगों को हेल्पलेस, मजबूर। और कैसे मजबूर बनाएंगे, फेस ऑफ, सामना करते हुए, इन द फेस ऑफ, सामना करते हुए शोषण करने वाली एक्सप्लॉइटिव मार्केट फोर्सेस का। समझे सेंटेंस क्या कर रहा है। तो फार्मर के लीडर्स ने क्या बोला है कि सेंटर तो हमारी बात ही नहीं सुन रहा, उसने रिफ्यूज़ कर दिया है कि कोई कंसर्न को मैं तुम्हारे नहीं सुनूंगा इन लॉज के लिए। कह रहा है इन लॉज के बारे में मुझसे बात मत करो, कुछ और बात करनी है तो कर लो। तो इन लीडर्स ने बोला कि ये चीज़ है ना सेंटर की जो कह रहा है, इसकी तरफ इन्होंने इशारा किया। अब ये लॉज कौन से हैं, जो कि जिनके लिए फार्मर्स चिंतित हैं कि वो लॉज उनको हेल्पलेस बना देंगे, उनको मजबूर बना देंगे। और कब बना देंगे, जब ये लोग सामना कर रहे होंगे बाजार की ताकतों का, जो कि एक्सप्लॉइटेटिव हैं, जो कि बहुत ही शोषण करने वाली हैं। तो इनको डर लग रहा है कि कल को प्राइवेट कंपनियां जब हमें मारेंगी, खुसोटेंगी, हमारे से सारी फसलें ले जाएंगी, हमारे से खींच के, तब हमारा एक्सप्लॉइटेशन होगा, हम हेल्पलेस होंगे। समझ गए ना सेंटेंस को। आ जाओ इसमें देखने वाली चीज़ें। रेंडर नाम का वर्ड, वही बात, एक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। ऊपर आपने देखा एक्सप्लॉइट, फिर आपने देखा एग्रावेट, अब देख लो रेंडर। रेंडर का मतलब होता है गिव, देना, लेकिन रेंडर का मतलब होता है किसी को कुछ बना देना। दोनों ही मतलब होते हैं रेंडर के। द मेडिसिन विल रेंडर सम रिलीफ टू द पेशेंट, ये मेडिसिन देगी, रेंडर करेगी थोड़ा रिलीफ पेशेंट को। लेकिन अगले में देखो, हाई ग्लूकोज कैन रेंडर द पेशेंट अनकॉन्शियस, ज़्यादा ग्लूकोज जो है पेशेंट को बना सकता है, रेंडर कर सकता है बेहोश। तो किसी को कुछ देने के लिए भी रेंडर, आप मुझे कुछ दो तो रेंडर करोगे, है ना। आप अपना सपोर्ट दो तो सपोर्ट रेंडर करोगे। और किसी को कुछ बना दो आप, है ना, किसी को अमीर बना दो, गरीब बना दो, अपाहिज बना दो, बेहोश बना दो, उसके लिए भी रेंडर नाम का वर्ड यूज होता है। खबरी भी हम कर चुके हैं पोस्टमार्टम सीरीज में। चलो आगे बढ़ते हैं। खबरी मालूम है ना सबको क्या है, प्ले स्टोर पे एक ऐप है,
जैसे यूट्यूब है ना, वैसे ही यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर, खबरी पे ऑडियो लेक्चर। उस पर 2 मिनट का लेक्चर आता है हर रोज़, 2 या 3 मिनट का। उसमें मैं आपको कुछ काम की चीज़ बताता हूँ 2-3 मिनट में, कुछ ट्रिक विक। आप उस ऐप को डाउनलोड करके यहाँ से बता देता हूँ कैसे करनी है। चैनल पे आगे जाकर लास्ट में जाओ, अबाउट में वह खबरी का लिंक पड़ा है, क्लिक करो, इस ऐप को डाउनलोड करो। डाउनलोड होते ही इसमें सर्च करना YD योर इंग्लिश ट्यूटर, अपनी पूरी क्लास उस पर आ जाएगी। बहुत सारी ऑडियोज़ पढ़ी हैं 2-2, 3-3 मिनट की, मज़ा आएगा सुन के आपको। एट द हार्ट ऑफ द फियर्स इज द पोटेंशियल एंड ऑफ द MSP एंड गारंटीड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ द प्रोड्यूस। हार्ट में, दिल में सारे फियर्स के। एट द हार्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? बीचों बीच, है ना, मेन पॉइंट पे। कह रहा सारे डरों का, सारे फियर्स का जो मेन पॉइंट है ना, जो हार्ट है, वो क्या है? एक संभावित अंत है, एक पोटेंशियल एंड है। और किसका भाई? मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। और किसका? गारंटेड सरकारी खरीद का। और किस चीज़ की? प्रोड्यूस की, जो भी फसल ये किसान बनाते हैं। तो किसानों को मेन उनका डर यही है, इस लॉ के आने के बाद इनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा। कंपनियां इनको मजबूर करके 50 रुपये में 1000 किलो टमाटर भी ले जाएंगी इनसे, है ना। और सरकार इनसे गारंटेड खरीदी जो करती है वो बंद हो जाएगी। तो सरकार नहीं खरीदेगी तो कौन खरीदेगा इनसे? तो कह रहे यही फियर सारे फियर्स के हार्ट में है, यही दो जो पॉइंट्स। कह रहे द न्यू लीगल आर्किटेक्चर अलाउज फार्मर्स more choices in selling their produce in theory and creates a national market for their produce। कह रहा है जो नया लीगल आर्किटेक्चर है, नया कानूनी ढांचा है ना, लीगल आर्किटेक्चर, ये अलाउ करता है किसानों को ज़्यादा विकल्प, ज़्यादा चॉइसेस देता है। और किस चीज़ के लिए भाई? सेल करने के लिए अपनी फसल को। अच्छा, कैसे देता है? इन थ्योरी, कागज़ पे, कागज़ों पे देखा जाए तो किसानों के पास ज़्यादा विकल्प आएंगे इस नए कानून के आने के बाद, नए लीगल आर्किटेक्चर के साथ। और कह रहा है यही आर्किटेक्चर क्रिएट भी करता है एक नेशनल मार्केट को, राष्ट्रीय बाजार को, उनकी प्रोड्यूस के लिए, उनकी फसल के लिए। तो कह रहा है कागजों पे देखा जाए तो सेंटर के नए वाले लॉज बहुत ही दमदार हैं, किसानों को नए नए विकल्प देंगे, वो उनको फायदा ही करने वाले हैं। अब आगे बताएगा हकीकत में क्या होगा। कह रहा द एंड ऑफ ए मोनोपोली मार्केट कुड थ्योरेटिकली लीड टू मोर एफिशिएंसी बट procurement at MSP has been the backbone of India's food security edifice। कह रहे जो एंड है, जो अंत है मोनोपोली मार्केट का। मोनोपोली क्या होती है? एकाधिकार। बाजार में किसी सेक्टर में अगर एक ही कंपनी बैठी हो तो उसकी मोनोपोली होती है। जैसे मान लो अभी जियो है, सारे के सारे नेट अपने एसी का यूज़ कर रहे हैं, तो इसके पास मोनोपोली है ना। तो कह रहे एंड हो जाएगा, एक अंत जो है एक मोनोपोली मार्केट का। ये थ्योरेटिकली, ये ऑन पेपर लीड टू कर सकता है और ज़्यादा कुशलता और ज़्यादा एफिशिएंसी की तरफ। बात कर रहा है ये आड़तियों की, है ना। कह रहा आड़ती अगर ख़त्म हो जाएंगे तो बाजार में और ज़्यादा एफिशिएंसी हो सकता है, आएगी थ्योरेटिकली। कह रहा लेकिन जो प्रोक्योरमेंट है, जो खरीद है ना, MSP पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, कह रहे ये जो प्रोक्योरमेंट है ना, यही रही है रीढ़ की हड्डी, बैकबोन इंडिया के फूड सिक्योरिटी ढांचे की। समझ गए ना। तो कह रहा आपने सब चीज़ें अच्छी सोची हैं, आपने आड़तियों को बीच में से निकाल दिया है, किसानों के पास विकल्प आएंगे, लेकिन आप भूल गए MSP नाम के इस प्रोविज़न को, जो कि किसानों के पास पहले था, अब शायद ना रहे। तो कह रहे यही जो MSP प्रोक्योरमेंट थी ना, यही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है फूड सिक्योरिटी एडिफिस की, पूरे स्ट्रक्चर की। अगर आप इसको निकाल दोगे तो फूड सिक्योरिटी स्ट्रक्चर पूरी की पूरी ढह जाएगी। अब देखो इस पर देखने वाली चीज़ें, सब्जेक्ट वर्ब आप मिला रहे हो, मैं बाय डिफॉल्ट ऐसा समझ रहा हूँ, है ना। बैकबोन क्या होगी आपकी? बैक प्लस में बोन, रीढ़ की हड्डी, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है मेन स्टे। मेन स्टे होता है किसी चीज़ का बड़ा आधार, है ना। मेन स्टे, वो बात भी वही बनी, मेन प्लस में स्टे, जो आपकी स्टे का मेन जो है ना कारण है, मेन स्टे आपका आधार है। अच्छा, एडोफिस वर्ड कल आया था, परसों, कल आया था, परसों आया था, मेरे को याद नहीं। एडोफिस मैंने आपको अच्छे से समझाया भी था। अभी अपने दिमाग पे जोर डालो और एडोफिस का मीनिंग मुझे बताओ। सब लोग कोशिश करेंगे, मैं तो बताने ही वाला हूँ, पहले अपने दिमाग पे जोर डालो। 2 ही दिन पहले आया था, मैंने इस पर पूरा जोर देके आपको बताया था। एडोफिस, ये दोनों मीनिंग होते हैं इसके, स्ट्रक्चर या बिल्डिंग, है ना। एडोफिस। चलो आगे बढ़े। कह रहा इफ द लॉ, न्यू लॉस लीड टू अ डिसमेंटलिंग ऑफ द MSP एंड द मंडी सिस्टम, द फार्मर्स फियर दैट दे विल हैव लिटिल लीवे इन कॉन्ट्रैक्ट्स विद प्राइवेट बायर्स। कह रहा अगर नए कानून लीड टू कर गए, हमें ले गए डिसमेंटल करने तक, तहस नहस करने तक
एमएसपी को। अगर एमएसपी को ख़त्म करने तक ले गए हमें नए लॉज, इस तरफ हमें लीड कर गए और किसको, मंडी सिस्टम को ख़त्म करने तक ले गए। तो कह रहा है जो फार्मर्स है ना वो फियर करते हैं, डरते हैं कि उनके पास ना के बराबर लीवे होगा, उनके पास विल हैव लिटिल स्कोप, है ना, लिटिल लीवे। और किस चीज़ में भाई, कॉन्ट्रैक्ट करने में प्राइवेट बायर्स के साथ। तो ये डर रहे हैं किसान हमें सरकार हम किसानों को प्राइवेट कंपनियों के भरोसे ना छोड़े। ये मंडी और एमएसपी के चक्कर में हम बचे हुए थे। ये प्राइवेट कंपनी वाले कल को जब कोई लॉ होगा नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा भी हमसे करवा लेंगे, कोई मंडी नहीं होगी बचाने वाली, कोई एमएसपी हमारे पास नहीं होगा। समझ गए ना। अब देखने वाली चीज़ें देखना, डिसमेंटल करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना, तोड़ना, तहस नहस करना। लीव ये होता है स्कोप, फ्रीडम, एल्बो रूम, है ना। किसान कह रहे हैं हमारे पास बहुत ही ना के बराबर फ्रीडम होगी प्राइवेट बायर्स के साथ। अब मेरा आपसे एक सवाल है, परसों मुझसे किसी ने पूछा सर बहुत सारी जगह पे टू के बाद में वर्ब के आईएनजी फॉर्म लिखी होती है, क्या फॉर्मूला है सर इसका। तो इसका फॉर्मूला मैं बहुत बार बता चुका हूँ, हर 10वें एडिटोरियल में आता है, आज फिर आ गया। आपसे सवाल मेरा ये है, टू के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, टू के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो यहाँ पे कैसे टू के बाद में डिसमेंटलिंग लिखा हुआ है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है। सब लोग एक बार अपने दिमाग में वो स्ट्रक्चर सोचो जिनमें टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। बहुत किसानों में स्ट्रक्चर, बहुत जो है ना एग्जाम्स में आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे। चलो सीधा सा फॉर्मूला इसका मेरे भाई, लीड टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसलिए आई है क्योंकि हमारा रूल ये कहता है देयर आर सम फिक्स्ड फ्रेजेस दैट एंड विद टू प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ऐसे कुछ फ्रेजेस हमारे पास हैं जिनमें टू आएगा और टू के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अब ये क्यों आएगी, ये ग्रामर सीरीज में सीखना, वो फ्रेज मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, रिवाइज कर लो सारे के सारे। मैंने उनकी लिस्ट बना रखी है, 25 हो गए हैं अभी तक। अब इसमें देखो लीड टू भी आ रहा है ना, आप इनका स्क्रीनशॉट लें, अपने पास रखें, इनको दिमाग में उतार लें, जहाँ जहाँ ये दिखें टू दिखेगा और बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी या फिर कोई नाउन होगा। समझ गए ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी, चाहे और कुछ हो या ना हो, या तो नाउन होगा या वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को देख लें, 25 अपने पास ऐसे फ्रेज हैं, इंटीग्रल टू, ओपन टू, लीड टू, क्रिटिकल टू, हैबिचुअल टू। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना इनका ना। अब देखो लीड टू के बाद में डिसमेंटलिंग लिखा हुआ है, कह रहा है देयर आर लूप होल्स इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड द केस फॉर रिफॉर्म्स इज स्ट्रॉन्ग। कह रहा है लूप होल्स हैं, बच निकलने के रास्ते हैं। समझ गए ना, लूप होल्स क्या होता है, किसी चीज़ में से कच्चा रास्ता होता है ना, उसको कहते हैं लूप होल। कह रहे कच्चे रास्ते हैं इस एग्जिस्टिंग सिस्टम में, और रिफॉर्म्स का जो केस है ना, जो रीजन है रिफॉर्म करने का वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। हमारा पुराना सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा था नहीं, उसमें रिफॉर्म करने के बहुत सारे रीजन्स हमारे पास थे, बहुत लूप होल्स थे उस सिस्टम के अंदर। कह रहे लेकिन बट रेल रोडिंग अ राफ्ट ऑफ मेजर्स कैन नॉट बी द वे फॉरवर्ड। लेकिन ज़बरदस्ती रेल रोड करना, ज़बरदस्ती धक्का मारना बहुत सारे कदमों को, अ राफ्ट ऑफ मेजर्स को, कह रहे ये नहीं हो सकता आगे का रास्ता। आपको पुरानी चीज़ अच्छी नहीं लगी, आपको लगा इसमें बहुत खराबियाँ हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन उसमें सुधार करने से पहले धक्का नहीं मारना था, सुधारों को सबसे बात करनी थी। रेल रोड करना होता है किसी चीज़ को जबरदस्ती बाय फोर्स किसी काम को करवाना, है ना। जैसे द वर्कर्स वर्ल्ड रेल रोड इट इनटू साइनिंग द अग्रीमेंट, वर्कर्स को पुश करके धक्का मरवा के अग्रीमेंट साइन करवाया गया। समझ गए ना, तो रेल रोड का मतलब होता है धक्का मरवा के किसी काम को करना। तो कह रहे धक्का मरवा के नए मेजर्स नहीं लाने थे, सबसे बात करके इन कानूनों को बनाना था। राफ्ट का मतलब होता है अ ह्यूज नंबर, लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, राफ्ट। कह रहा है इफ द सेंटर इज ओपन टू लेजिस्लेटिंग अ गारंटी ऑफ प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी, फार्मर्स कुड बी कन्विंस्ड टू एक्सेप्ट द न्यू लॉस। अब ये बताएगा कि कैसे इसका सारा समाधान निकलेगा इस पूरी बात का। कह रहा है अगर सेंटर ओपन है, सेंटर इस चीज़ को राजी है कि वो लेजिस्लेट करेगा एक गारंटी को, वो कानूनन तौर पे गारंटी देगा प्रोक्योरमेंट की खरीदी की एमएसपी के ऊपर, तो फार्मर्स को कन्विंस किया जा सकता है कि वो एक्सेप्ट कर ले नए लॉज को। कह रहा है सेंटर गारंटी दे दे, लिख करके एक कानून बना दे कि हम ले लेंगे भाई तुमसे अगर किसी ने नहीं लिया, और किस पे लेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। तो किसान आज ही तैयार हो जाएंगे, वापस अपने घर लौट जाएंगे। इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़, ओपन टू के बाद में लेजिस्लेटिंग क्यों आया, ओपन टू के बाद में लेजिस्लेटिंग क्यों आया, 5 सेकंड का गैप दे रहा हूँ मैं। ओपन टू के बाद में लेजिस्लेटिंग क्यों आया, यहाँ पे लेजिस्लेट क्यों नहीं आया, अभी 5 मिनट पहले बताया था, 5 तो शायद हुए ही नहीं। क्या है भाई, ओपन टू कहाँ गया यार, ओपन टू इसी में देख लेना कहीं पे, इसी में ओपन टू ऐड कर दूं क्या,
एडमिट टू, यूज टू, फ्लोर टू, ओपन टू है नहीं इसमें ऐड कर देता हूँ। चलो 26 में ओपन टू, तो ओपन टू के बाद में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अब एक नया मिल गया अपने को आज, है ना। चलिए करें, एजिटेटिंग फार्मर्स आर ऑल्सो प्रेसिंग फॉर द विड्रॉल ऑफ द प्रपोज्ड इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 fearing इट विल एंड सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे धरने पे बैठे जो किसान हैं ये भी प्रेस फॉर कर रहे हैं इस चीज़ पे भी, आर ऑल्सो प्रेसिंग फॉर, ये इस चीज़ पे भी धरना दे रहे हैं, प्रेस फॉर कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। और किस पे? वापस खींचने की तरफ इस प्रपोज इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 को। बिल का मतलब है अभी तक ये एक्ट या ऑर्डिनेंस नहीं बना है। तो ये जो नया प्रपोजल आया ना, बिल आया, ये कह रहे हैं इसको वापस लो आप, इसके लिए भी ये बैठे हैं धरने पे। अच्छा क्यों बैठे हैं? फियर करते हुए, डरते हुए कि ये बंद कर देगा, ख़त्म कर देगा सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी को, सस्ती बिजली को। यहाँ पे आपका आर ऑल्सो प्रेसिंग जो है मेन वर्ब है, फियरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दो काम एक साथ हो रहे हैं। जब ये दबाव डाल रहे हैं तभी इनको डर भी लग रहा है ना। दो काम एक साथ हो रहे हैं, समझ गए? सिंपल सेंटेंस है। कह रहे वाइल मार्केट फैक्टर्स मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, एनी कंट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर मस्ट फाइंड एन इक्विलिब्रियम ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स and consumers and account for uneven environmental factors across different regions। कह रहे जहाँ बाजारी फैक्टर्स, मार्केट के फैक्टर्स जो है ना, उनको मस्ट बी टेकन, लिया ही जाना चाहिए इनटू कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के अंदर। जहाँ पे बाजारी ताकतों को आपको अपने ध्यान में लेना जरूरी है। कह रहे जहाँ पे ऐसा है, हुआ क्या? कह रहे कंट्री का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, किसी भी देश का, एनी कंट्री का जो कृषि का क्षेत्र है, उसको फाइंड करना चाहिए, ढूंढना चाहिए एक इक्विलिब्रियम को, एक संतुलन को। अच्छा ये संतुलन किसका? एक तो इंटरेस्ट का, भलाई का, प्रोड्यूसर्स की, किसानों की, और दूसरा कंज्यूमर्स की, वहाँ के उपभोक्ताओं की। कह रहे एक तो ये काम करना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर को। अच्छा दूसरा काम क्या करना चाहिए? अकाउंट फॉर करना चाहिए इसको, जवाबदेह बनना चाहिए इधर उधर के एनवायरमेंटल फैक्टर्स का, अनइवन एनवायरमेंटल फैक्टर्स का। और कहाँ पे? अलग अलग डिफरेंट रीजन्स के अंदर। कह रहा बाजार सब ठीक है, इकोनॉमी सब ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे पहला काम होता है किसानों को और उपभोक्ताओं को जो है ना फ़ायदा पहुंचाना। तो बाजारी ताकतों का भले ही मान लें, चलो हमारे देश में कॉरपोरेट से हमें खेती करवानी चाहिए, ठीक है बात मान ली, लेकिन सबसे पहले आपको सोचना है किसानों का और कंज्यूमर्स का। इन दोनों के बीच में आपको संतुलन सबसे पहले लेकर के आना है। और आपको अपने देश के एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में भी सोचना है जो अलग अलग रीजन्स के हैं। समझ गए ना? अब इसमें देखने वाली चीज़ इक्विलिब्रियम, इक्ू रूट और लिब्रा रूट मैंने आपको खबरी पे करवाया था, उसी ऐप पे, प्ले स्टोर वाली, जो मैंने ऊपर आपको समझाई है ना। इक्ू मतलब बराबर, लिब्रा मतलब बैलेंस। इक्ू और लिब्रा दोनों रूट को मैंने आपको करवाया, इनको अगर आप जोड़ दें तो बन गया इक्विलिब्रियम, है ना। जहाँ पे बराबरी का बैलेंस हो, संतुलन हो, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। चलो आगे बढ़े, इसका एक सिनोनिम लिख देता हूँ, इक्विपॉइस, ठीक है ना। इक्विपॉइस का मतलब भी होता है बराबरी का संतुलन। अकाउंट फॉर करना मतलब जिम्मेदार बनना या हिसाब देना। कह रहे द एप्रीहेंशंस ऑफ द फार्मर्स आर नॉट अनफाउंडेड। कह रहे जो डर है ना, जो एप्रीहेंशंस हैं, जो फियर्स हैं हमारे किसानों के, वो बेबाके नहीं है, अनफाउंडेड नहीं है, वो बिना आधार के या बेसलेस नहीं है, उनके पीछे उनके पास बहुत बड़ा लॉजिक है। कह रहे द ऑनस इज ऑन द गवर्नमेंट टू विन देयर कॉन्फिडेंस। सारी जिम्मेदारी, अब सारा ऑनस जो है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सरकार की है कि कैसे वो इनका भरोसा जीतेगी। ऑनस वर्ड को कई बार समझाया मैंने। ऑन मतलब ऊपर, अस मतलब हमारे, जो हमारे ऊपर है वही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, जिम्मेदारी। कह इट मस्ट अनकंडीशनली रीच आउट टू द फार्मर्स एंड एम्फैटिकली लिसन टू देम एंड नो precipitate अ क्राइसिस बाय हाई हैंडेडनेस। कह रहे इसको मस्ट करना ही चाहिए, बिना किसी कंडीशन के रीच आउट टू करना चाहिए, पास जाकर के अप्रोच करना चाहिए इन फार्मर्स को, और एम्फैटिकली, एम्फसिस के साथ, एम्पैथी के साथ लिसन टू करना चाहिए, सुनना चाहिए उनको, ना कि इनको तेज करना चाहिए और बड़ा करना चाहिए, एक तूफान को, एक क्राइसिस को अपनी अकड़ दिखा के, हाई हैंडेडनेस दिखा करके। तो कह रहे फार्मर्स गलत नहीं है, आपको उनको पास जाना, अप्रोच करना आपका काम है, सरकार की बात कर रहा है, ना कि आप अपना घमंड दिखाओ, हाई हैंडेडनेस, वैनिटी, ह्यूब्रिस या एरोगेंस दिखाओ और पूरे क्राइसिस को परसिपिटेट करो, इसको और तेज करो, एक्सेलरेट करो या रश करो। समझ गए ना? तो उनको भड़काओ मत, शांत करके सर्दी में अपने अपने घरों भेजो। चलो
सिंपल था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। वोकेबलरी अच्छी है, नोट कर लेना सारी की सारी। कुछ लोग बोलते हैं सर आप वोकेबलरी की PDF क्यों नहीं देते? पेपर भी मैं दे आऊँगा तुम्हारी जगह, आ जाओ बना लिया करो PDF यार, क्या करते हो सारा दिन घर पे। अब देखो ये तुम्हारा आज का क्विज है ना? ये सिंपल वाले से करवाऊँ क्या? चलो सारे ही सिंपल हैं। कह रहे थे सर्वे रिवील्ड दैट व्हेन इट कम्स टू डैश फॉर रिटायरमेंट डैश पीपल आर क्लूलेस। मेरे को तो इस सेंटेंस का मीनिंग निकालने की ज़रूरत भी नहीं है अगर मैंने ग्रामर लगा दी। व्हेन इट कम्स टू, देखिए आपने लिस्ट, व्हेन इट कम्स टू, व्हेन इट कम्स टू प्लस में वर्ब की ING फॉर्म, व्हेन इट कम्स टू प्लस में वर्ब की ING फॉर्म, ये आएगी या ये आएगी, बात ही खत्म। या तो B आएगा या D आएगा। अब ये बताओ मोस्ट पीपल आएगा या द मोस्ट आएगा? पीपल एक नाउन है, नाउन से पहले मोस्ट आएगा तो बिना द के आएगा, तो मेरा आंसर बन गया B। मोस्ट का मतलब ज़्यादातर, द मोस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा। मोस्ट लगेगा नाउन से पहले, द मोस्ट लगेगा एडजेक्टिव से पहले, है ना? तो यहाँ पे नाउन था तो मोस्ट लगा दिया, B मेरा सवाल, B जो है मेरा जवाब बन गया। अब देखो द फैक्ट दैट शी डैश डैश अ ग्रेट डील ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हैज़ लेड हर टू डैश हर ओन बिजनेस। कह रहे ये बात की कि उसके पास रहा है बहुत सारा एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केट में, इस बात ने लीड टू कर दिया उसको अपना खुद का बिजनेस शुरू करने पे, स्टार्ट करने पे, ओपन करने में। अब मुझे बताओ क्या लगाऊं मैं? देखो हैज़ गलत है, या तो हैव ऐड होगा या हैड ऐड होगा या हैड ऐड होगा। बताया था ना मैंने, बाद में तो हमेशा हैड आएगा, शुरू में कुछ भी आ जाए बाद में हैड आएगा। तो यहाँ तो हैज़ आ रहा है, ये तो होगा नहीं। अब देखो शी के साथ में हैव भी नहीं आ सकता, तो शी के साथ में हैव नहीं आएगा तो इसको भी छोड़ दो। बचा कौन सा, B या D? अब यहाँ देखो लेड हर टू, बताया था ना लीड टू के बाद क्या आता है, लीड टू, इसकी सेकंड फॉर्म लेड टू। अगर लेड टू है तो उसके बाद में वर्ब की ING फॉर्म आएगी। अब यहाँ पे लगा दो ओपनिंग। देखो ये क्वेश्चन तो सारे PO के लेवल के होते हैं, ये क्वेश्चन तो सारे आपको क्लर्क जो है ना मेंस के लेवल के मिलेंगे या SSC मेंस के मिलेंगे, लेकिन मैं करवाता हूँ ना उसके बाद ये MTS लेवल के लगते हैं आपको, मुझे पता है, पर ये होते ऐसे ही हैं, आपको नहीं आते हैं इसलिए आपको भारी लगते हैं। सीख लोगे तो आपको सारे पेपर MTS के पेपर जैसे लगेंगे, SSC MTS का आता है ना, सिंपल सा। लास्ट देख लो आप, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस द हाईलाइटेड वर्ड हैज़ नॉट बीन यूज करेक्टली। इन सेंटेंसेस में से कौन से सेंटेंस में जो हाईलाइट किया हुआ वर्ड है ना वो सही तरीके से यूज़ नहीं किया हुआ? एग्रावेट और रेंडर है। एग्रावेट का मतलब होता है चीज़ों को ख़राब बनाना या किसी को चिढ़ाना। रेंडर का मतलब होता है देना या किसी को कुछ बना देना। तो पहला देखते हैं, स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप कैन एग्रावेट द सिचुएशन। स्ट्रेस और नींद की कमी किसी सिचुएशन को ख़राब बना सकती है। बन गया ना एग्रावेट, बिल्कुल सही है ना, किसी चीज़ को ख़राब बनाना। अगला देखो, द एक्सीडेंट रेंडर्ड द सोल्जर वुंडेड एंड हेल्पलेस। एक्सीडेंट ने बना दिया सोल्जर को जख्मी और जो है मजबूर। बिल्कुल ठीक है, रेंडर का मतलब होता है किसी को कुछ बना देना, है ना। हेल्पलेस बना दिया, वुंडेड बना दिया, सही है। अब तीसरा देखो, जॉन क्लेम्ड सुजैन डिड थिंग्स जस्ट टू एग्रावेट हिम। जॉन ने क्लेम किया कि सुजैन कुछ काम ऐसे करती थी सिर्फ उसको चिढ़ाने के लिए। एग्रावेट का मतलब है चिढ़ाना, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। यू विल हैव टू रेंडर एन अकाउंट ऑफ योर एक्सपीरियंस। आपको रेंडर करना पड़ेगा, देना पड़ेगा एक खाते को आपके खर्चे के। टैक्स वालों ने आपसे पूछा भाई पूरे खर्चे का मुझे खाता चाहिए, है ना, इनकम टैक्स वालों ने, तो यहाँ पे रेंडर का मतलब है देना, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ई आपका आंसर है भाई लोग। चारों के अंदर ही हमने जो वर्ड्स हैं उनको सही तरीके से यूज हुआ था। आजकल खासकर बैंक्स में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जहाँ पे आपको वर्ड्स के दूसरे मीनिंग नहीं पता होते, है ना। आप वहाँ सोचोगे अच्छा रेंडर का मतलब होता है देना, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला रेंडर गलत है ना। तो सारे मीनिंग पता होने चाहिए आपको वर्ड्स के, खास करके इंपॉर्टेंट वर्ड्स के। मुलाकात लूँगा अगली वीडियो में। अब देना एक शेयर। अकेला ऐसा यूट्यूबर हूँ मैं पूरी यूट्यूब पे जो सबसे लास्ट में बोलता है शेयर देने के लिए, तो दे दिया करो, है ना। चलो मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में, आज शाम को 8 बजे एडवर्ब पार्ट 29 ग्रामर सीरीज़ का। तब तक के लिए साइनिंग आउट।